नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हरियाणवी कविता परिचय और प्रवृत्तियां या इसे हम विशेषताएं भी बांध सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। जो आधुनिक हरियाणवी कविता है, इसका आगमन कब से माना गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से माना गया है, यानी 1947 ईस्वी के बाद से हरियाणवी कविता का विकास माना गया है। रघुवीर सिंह मथाणा की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानते हैं कि जो आधुनिक हरियाणवी कविता है, उसकी आधुनिकता के मूल में, यानी वो आधुनिक कैसे हुई, उसकी जो मूल जड़ें हैं वो किसमें है? वैज्ञानिक दृष्टि, उससे उत्पन्न औद्योगिकरण तथा भौतिकवादी सभ्यता और उसकी जटिल समस्याएं विद्यमान है। मूल में क्या है? जो हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण हम औद्योगिकरण की ओर चले जा रहे हैं, भौतिकवादी हो गए हैं, यानी हमारी सभ्यता कैसी हो गई है? भौतिकवादी सभ्यता बन गई है। और इन सब के कारण, औद्योगिकरण और भौतिकवाद के कारण जो हमारे जीवन में जटिलताएं आ गई है, इन जटिल समस्याओं को मूल विषय के रूप में लिया गया है। किसमें? हरियाणवी कविता में। ऐसा रघुवीर सिंह मथाणा जी मानते हैं। अब जानते हैं कि हरियाणवी कविता के या हरियाणवी काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन हैं। देखिए, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत से नाम हैं। इसमें सबसे पहले तो कमल हरियाणवी का नाम महत्वपूर्ण है। उसके बाद नानक चंद शर्मा है, देवी शंकर प्रभाकर हैं, भारत भूषण सांधीवाल हैं, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, रामधारी खटकड़, तारादत्त विलक्षण, कुंदन लाल हमदर्द, जैमिनी हरियाणवी, थांबूराम, राम कुमार आत्रे, विश्व बंधु शर्मा, उदय भानुहंस और रामफल चहल, ये मुख्य प्रमुख हरियाणवी कवि हैं या हरियाणवी काव्य रचना के प्रमुख कवियों को हम देख रहे हैं। इन कवियों ने हरियाणवी काव्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी हरियाणवी कविता का जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं वो इन्हीं कवियों की देन है। तो आइए अब इन्हीं की कविताओं को आधार मानते हुए हरियाणवी काव्य की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। जो सबसे पहली प्रवृत्ति या विशेषता है वो है ईश्वर वंदना। देखिए, जो आधुनिक हरियाणवी कविता के कवि हैं, इन्होंने ईश्वर को अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और वो अपनी कविताओं में अपने ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रतीत होते हैं या स्तुति करते हैं। इसमें जो ईश्वर वंदना इन्होंने की है उसमें शिव हैं, गणेश हैं, शिव, गणेश, कृष्ण हैं, राम हैं, महात्मा बुद्ध है या अन्य जो देवी देवताएं, जो लोक देवी देवताएं हैं, उनको भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। तो इस तरह से हम देखें तो ईश्वर वंदना को विशेष महत्व दिया है अपनी कविता में। कुछ कवियों ने अपने काव्य प्रारंभ में ईश्वर वंदना की है और कुछ कवियों ने इसी विषय को मूल आधार बनाकर अपने काव्य की रचना भी की है। दूसरा जो है हरियाणा का गुणगान, क्योंकि हरियाणा के कवि हैं, हरियाणा प्रदेश से जुड़े हुए कवि हैं और हरियाणवी भाषा में ही काव्य रचनाएं कर रहे हैं, तो इन्होंने हरियाणा का खूब गुणगान किया है, क्योंकि ये इनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि भी है। इन कवियों ने हरियाणा की माटी का, यहाँ के दूध दही के खान पान का, नौजवानों की शारीरिक जो शौष्ठव या शारीरिक शक्ति है उसका, जो मेहनत करने वाले किसान मजदूर, बहादुर जो सिपाही हैं या जो जवान है, सेना के जवान है, उनका भी खुले मन से गुणगान अपने काव्य में किया है। अर्थात हरियाणा भूमि से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक रीति रिवाज का, प्रत्येक परंपराओं का इन्होंने खुले मन से गुणगान किया है। तीसरा हमने यहाँ जो पॉइंट लिया है वो है सामाजिक सरोकार। देखिए, सामाजिक सरोकार में इन कवियों ने समाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपने काव्य में सामाजिक सरोकारों को स्थान दिया है। ये मानते हैं कि समाज में एकता बनाने के लिए घर में एकता का होना जरूरी है। जब तक घर में एकता या भाईचारे का माहौल नहीं होगा, तब तक समाज में भाईचारे या और एकता को स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो दहेज है, उस दहेज रूपी बुराई को हमें समाज से निकालना चाहिए, लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे सामाजिक सरोकारों को अपने काव्य के माध्यम से ये महत्व देते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता की भावना। देखिए, राष्ट्रीय एकता, क्योंकि राज्य तभी समृद्ध होंगे जब देश
समृद्ध होगा, जब राष्ट्र समृद्ध होगा। और क्योंकि ये तो परिवार की एकता की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय एकता को तो ये स्वाभाविक रूप से ही महत्व देंगे, क्योंकि जब परिवार की एकता पर ये इतना गुणगान कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो राष्ट्र की एकता तो परम आवश्यक है। इसीलिए इन्होंने भारतवासियों को देश की एकता और अखंडता के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरणा दी है, या अपने काव्य के माध्यम से प्रेरित किया है। ये मानते हैं कि हमारा जो शत्रु है वो हम पर तभी हाथ उठा सकता है जब हम एक दूसरे से अलग अलग थलग होकर जीवन जीने लगेंगे, या राष्ट्रीय एकता की देश में जब समाप्ति हो जाएगी। और इसीलिए ताकि हमारे शत्रु हमसे हमेशा डर के रहे और हमारा देश प्रगति या विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए सबसे परम आवश्यक क्या है? राष्ट्रीय एकता का होना सबसे आवश्यक है या परम आवश्यक है। उसके बाद है शोषितों के प्रति सहानुभूति। देखिए, समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, एक तो शोषित वर्ग और दूसरा शोषक वर्ग। शोषितों के प्रति ये सहानुभूति व्यक्त करते हैं और शोषकों के प्रति ये घृणा का भाव रखते हैं। शोषक वर्ग कौन सा है? जो पूंजीपति वर्ग है। जो पूंजीपति वर्ग है वो कौन सा वर्ग है? शोषक वर्ग है। और शोषित वर्ग कौन सा है? जो मजदूर या गरीब वर्ग है। मजदूर वर्ग वो कौन सा है? शोषित वर्ग है, जिसका शोषण पूंजीपति लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है, अर्थात जिनका शोषण हो रहा है, और जो शोषक हैं, शोषण करने वाले हैं, उनके प्रति घृणा के भावों को अभिव्यक्त किया है। उसके बाद है श्रृंगार भावना। देखिए, इस काल के जो कवि हैं उन्होंने श्रृंगार, क्योंकि हरियाणा के परिधान में भी श्रृंगार भाव दिखाई देते हैं, हरियाणा में जो काव्य रचना की गई है उसमें भी इन्होंने जो पौराणिक लिए हैं या ऐतिहासिक प्रसंग उठाए हैं उसमें भी इन्होंने श्रृंगार योजना का विशेष ध्यान रखा है, जिससे कि काव्य को सुंदर बनाया जा सके। लेकिन ये श्रृंगार योजना कहीं पर भी, ये श्रृंगार भाव कहीं पर भी अमर्यादित नहीं है। यहाँ पर मर्यादा का पूर्ण पालन किया गया है, यानी मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो हरियाणवी संस्कृति और सभ्यता है वो अमर्यादित नहीं बल्कि सभ्य संस्कृति के अंतर्गत आती है। इसीलिए इन्होंने श्रृंगार भाव के अंतर्गत मर्यादित प्रेम भाव, मर्यादित श्रृंगार भावना का चित्रण अपने काव्य में किया है। उसके बाद है सांप्रदायिकता का विरोध। देखिए, जो आधुनिक हरियाणवी कविता है इसमें सांप्रदायिक भावना का विरोध किया गया है। कवियों ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और क्षेत्र के नाम पर जो आपसी झगड़े हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जब सांप्रदायिकता का समापन होगा तभी देश में एकता और भाईचारे की स्थापना की जा सकती है। और ये किसके लिए आवश्यक है? देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? एकता और भाईचारे का भाव। और ये कब होगा? जब समाज में सांप्रदायिकता के भाव को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद है हास्य व्यंग्य। देखिए, हंसी और मखौल हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति में रचा बसा है, इसीलिए इन्होंने अपने काव्य में हास्य व्यंग्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जो जीवन में छोटी छोटी बातें हैं उन्हीं में हमें हंसी मजाक ढूंढना चाहिए, या अपने जो मानवीय कमजोरी है, या जो इसके साथ साथ जो राजनीति से जुड़े हुए जो कपटाचार है उस पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है, लेकिन हास्य के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जिससे कि जो पाठक है उनको रोचकता उत्पन्न हो और अपनी बात भी कह दें सरल ढंग में हास्य व्यंग्य के माध्यम से, और उसका कोई विरोध भी ना कर पाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति को विशेष रूप से अपने काव्य में शामिल किया है। इसके बाद आती है भाषा शैली। देखिए, अगर भाषा की बात करें तो हरियाणा की जो काव्य की भाषा है, यानी हरियाणवी कविता की जो भाषा है, इसमें तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों का खूब सुंदर प्रयोग किया है। इसको रोचक बनाने के लिए उर्दू के शब्द हैं, फारसी, अंग्रेजी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। इसके बाद अगर शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्णात्मक शैली है, संबोधनात्मक शैली है, प्रतीकात्मकता है, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, विवरणात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया है। सुंदर शब्द शक्तियां हैं, यानी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का तीनों ही जरूरत अनुसार या जहां आवश्यकता लगी वहां पर इनका सुंदर प्रयोग किया है। तो ये हरियाणवी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ पर विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये हमारा प्रश्न है, हरियाणवी कविता का परिचय और उसकी
प्रवृत्तियां। इसके लिए आप सबसे पहले परिचय बताएंगे, जो भूमिका रहेगी आपके प्रश्न की। उसके बाद आप प्रमुख कवि बताओगे। जरूरी नहीं है कि सबके नाम याद करें, अगर बाई चांस सबके नाम याद नहीं हो जाते हैं तो कुछ नाम आप जरूर अच्छे से याद करें, क्योंकि कवियों के नाम आप जानेंगे तो ही आप उनके काव्य की विशेषताओं के बखान कर पाएंगे या वर्णन कर पाएंगे। यहाँ पर उदय भानु हंस बहुत प्रमुख है, क्योंकि ये हरियाणा के राजकीय कवि का दर्जा इनको मिला है, उदय भानु हंस। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रमुख कवियों के बाद जो आप पॉइंट बनाएंगे वो इसकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं आप लिखेंगे, और फिर इनको पॉइंट के हिसाब से सभी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन भी करेंगे। आपकी पुस्तक में इनसे जुड़ी हुई कविताओं की पंक्तियां दे रखी हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 पॉइंटों के साथ आप पंक्तियां ज़रूर शामिल करें, ताकि आपका एक अच्छा प्रश्न बन पाए। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।